जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन 2025 के लिए परीक्षा हेतु जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा कराई जा रही है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा अति महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों डेली वाइज पे अब चल रही है। ये प्रैक्टिस वर्कबुक और हल प्रश्न पत्र दोनों है इसमें। अभी हम लोग जब जैसे हल प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लेंगे मतलब क्वेश्चन बैंक, उसके बाद जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सेट को लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। हम लोग बनाने वाले हैं बिहार डीएलएड 9/6/2023 में पूछे गए प्रश्न को। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपका स्कोर क्या रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जो भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर से जरूर अपडेट करा दीजिएगा। चलिए, बिहार डीएलएड परीक्षा जो है 9/6/2023 में पूछे गए प्रश्न। पहला सेक्शन जो आता है हमारा जनरल इंग्लिश का आता है। ठीक है, तो आइए इस जनरल इंग्लिश को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या इसमें जनरल इंग्लिश में, विच सुजेसिव डिवाइस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंस को रीड करते हैं। माई ब्रदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरा भाई जो है मेरा बहुत अच्छा मित्र है। ही इज ऑलवेज विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प मी डैश द अदर डे ही हेल्प मी स्टडी अंटिल 1 AM, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे फर्दर मोर। फर्दर मोर करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश गुड। तो आंसर्स क्या बताएंगे, प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़कियां अच्छे हैं, अच्छे होते हैं। क्या बनेंगे, तो आप बताएंगे अच्छे हैं, है ना। करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन अच्छे होते हैं, राइट आंसर ये बनेगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस, आइए पढ़ते हैं। वी डैश ब्रेकफास्ट इफ वी अराइव सो लेट। आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बताएंगे कि वी विल नॉट हैव ब्रेकफास्ट इफ वी अराइव सो लेट। आंसर्स करेक्ट आंसर बी राइट आंसर होगा आपका। देखिए, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। देखिए आइए पढ़ते हैं। आई रेड लेटर डे, आई रेड लेटर डे, इसका मतलब होता क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन, है ना। तो आंसर्स क्या बताएंगे, एन इम्पोर्टेंट डे। करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर सी बनेगा। बताइए, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस सडन चेंज, मतलब अचानक चेंज होने वाली फीलिंग या इमोशंस को कौन सा जो है आपका पंक्चुएशन मार्क्स बताती है। कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स है, तो आप बता देंगे एक्सक्लामेटरी, जिसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना। तो करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी बताएंगे आप। देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। द लाइन स्प्रेंज डैश द प्रे। आंसर्स क्या बोलेंगे, करेक्ट आंसर बोलेंगे द लाइन स्प्रेंग ओपन द प्रे। करेक्ट आंसर राइट आंसर डी बताएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। स्प्रिंग मतलब क्या होता है दोस्तों, तो स्प्रिंग स्प्रिंग इसका मतलब होता है कूदना, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है, डैश एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी। आंसर्स क्या बताएंगे, आंसर्स बोलेंगे बिसाइड्स बिसाइड्स एडवाइजिंग मी ही गेव मी मनी। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बिसाइड्स कहने का मतलब है, मतलब इसके अतिरिक्त जो है उसने सलाह दिया और मुझे क्या दिया, सलाह के अलावा भी पैसा भी दिया। अगला देखेंगे, सेलेक्टेड द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है, सेलिंग इन द सेम बोट। आंसर्स क्या बोलेंगे, इसका मतलब पहले हम लोग जानेंगे। समान जो कठिन परिस्थिति में होना, समान कठिन परिस्थिति में होना। तो आंसर्स क्या बोलेंगे इसका, करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। देखिए, यूज अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है, फॉर होमवर्क प्लीज रीड पेज 98। और यहाँ पे कौन सी पंक्चुएशन मार्क होनी चाहिए, 100 पेज 105 पेज। कौन सा होना चाहिए बताएंगे आप, तो करेक्ट आंसर बोलेंगे आप यहाँ पे हाइपन होने चाहिए, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक सुटेबल कंजंक्शन।
हमें सुटेबल कंजंक्शन बताना है। डैश आवर कांस्टेंट डिसएग्रीमेंट वी रिमेन्ड फास्ट फ्रेंड्स। तो आंसर्स क्या बोलेंगे? आंसर्स बोलेंगे डिस्पाइट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर के बावजूद, राइट आंसर बी होगा। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि ईच ऑफ द 4 आर्मी सोल्जर्स डैश फॉर द मिशन। आंसर्स क्या बताएंगे? मतलब वे लोग तैयार थे, है ना, तो वॉज रेडी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। मतलब हमें नरेशन बनाना है। रमेश हैजंट ईटन ब्रेकफास्ट टिल नाउ ही सेड। मतलब उसने कहा क्या कि रमेश जो है जल्दी ब्रेकफास्ट खाना नहीं मतलब कि सुबह का जो है नाश्ता नहीं कर चुका है, अभी जस्ट अभी नहीं किया है। तो आंसर्स क्या बताएंगे? ही टोल्ड मी दैट रमेश डैश ब्रेकफास्ट टिल द डैश। आंसर बोलेंगे करेक्ट आंसर हमारा सी बनेगा। यहाँ पे हैजंट ईटेन, यहाँ पे बनेगा हैजंट ईटेन, हैजंट ईटेन यहाँ पे हो जाएगा। हैजंट ईटेन इसी में होगा, है ना। और इधर लिखाएगा दैट टाइम किसके लिए? तब बता देंगे नाउ के लिए, दैट टाइम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देखिए क्या है। नैन्सी सेड, नैन्सी ने कहा क्या? वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप लास्ट ईयर। मतलब वो क्या, हम लोग चलेंगे लास्ट साल के लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर में चलेंगे हम लोग कहाँ पे? तो समर वेकेशन पे गए थे, है ना, जाएंगे, गए। तो आंसर्स क्या बनेगा? नैन्सी सेड दैट डैश फॉर समर ट्रिप डैश। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बनेंगे कि नैन्सी सेड दैट दे वेंट, है ना, वे लोग या फिर हम लोग, दे वेंट फॉर अ समर ट्रिप द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस ईयर। तो करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर ये दिख रहा है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। ये आइटम्स ब्रेकअप, इसका मतलब होता क्या है? ब्रेकअप का मतलब छोटा छोटा टुकड़े करना, है ना। तो बताइए इसके आंसर्स कौन से बनेंगे? छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग करना। तो आंसर्स बता देंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू बी डिस्पायर और अ डिजोल्व। करेक्ट आंसर राइट आंसर बी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है? सीता एज वेल एज हर सिस्टर डैश प्लेइंग। तो आंसर्स बोलेंगे इज प्लेइंग। करेक्ट आंसर बी बताएंगे आप। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। आंसर्स क्या बताएंगे आप? ही डैश डेली फॉर अ ईयर नाउ। आंसर्स क्या बनेंगे आपके? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैज बीन एक्सरसाइजिंग। ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर नाउ। राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट बताएंगे। अगला देखें, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन अ एक्टिव वॉइस। ओके, आउट ऑफ अ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। ओके, आइए हम लोग बनाते हैं वॉइस को। क्या कह रहा है यहाँ पे हमारे पास एक्टिव? दे विल फॉरगेट इट। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। इट से सभी आप देख रहे हैं विल है ना, ये फ्यूचर में है, तो क्या में बनेगा? ये तो फ्यूचर में ही बनेगा ना दोस्तों। तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग? आंसर बनेगा इट विल बी फॉरगेटन बाई देम। करेक्ट आंसर बी राइट आंसर होगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। वी हेट सीइंग अ चाइल्ड क्राई। वी हेट सीइंग अ चाइल्ड क्राई। तो आंसर यहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट बताना है। नॉन फाइनाइट इसमें कौन सी है? नॉन फाइनाइट है इसमें सीइंग और क्राई। यहाँ पे दो चीजें हैं, सीइंग और क्राई जो है, तो यहाँ पे नॉन फाइनाइट है। करेक्ट आंसर सी बताएंगे। चूज द करेक्ट phrase from the given options, make a conditional sentence. He, if he forget about it, I dash remind him। तो आंसर्स क्या बोलेंगे? आंसर्स बनेगा हमारा यहाँ पे would बनेगा। if he forget about it, I would remind him, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यदि वह कुछ भूल जाता है तो उसको मैं याद दिलवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस बिलो। देखिए क्या है, having seen the movie before,
ही डिड नॉट गो विथ फ्रेंड्स। इसमें हमें नॉन फाइनाइट कौन सी है बताइएगा? फ्रेंड्स है क्या? तो बिल्कुल नहीं। मूवी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया? एक गो है क्या? तो बिल्कुल नहीं। हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हैविंग। करेक्ट आंसर बी बनेगा, हैविंग। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का गणित का। देखिए गणित में क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 की निर्धारित दर पर खरीदता है, ठीक है ना। मतलब 40 को कलम जो है ना वो 36 के कलम की निर्धारित दर पे खरीदता है। यदि फुटकर विक्रेता इन कीमतों को 1% बट्टे पर बेचता, मतलब डिस्काउंट देता, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? तो आइए लाभ प्रतिशत इसका बता देते हैं कितना होता है। कितना का था? 40 का, बेचता कितना? 36, घटा दीजिए, अपॉन में कितना हो जाता है? 36 से गुणे 100। तो आप बता दोगे कितने? 36 से 40 से 36 तो 4 और बट्टे हो जाएंगे 36 और गुणे 100। 4 से काटी 4 नंबर 36, मतलब 100/9 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? 100/9 प्रतिशत। ये क्या आ गया? तो हम बताएंगे खरीद में लाभ इसका आ गया। लेकिन 1% ये क्या कर रहा है? डिस्काउंट कर दे रहा है। किससे कर रहा है? इसी से ना, 100/9 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 100/9 में से 1% का डिस्काउंट कर रहा है। तो आप लिखेंगे 1, घटाइए यहाँ से, 1 बट्टे कितने हो जाएगा? तो 1 बट्टे यहाँ पे माइनस 100/9, ठीक है, गुन्ने हो जाएगा 1/100। इससे ये काटेंगे, ठीक है। अब आपके पास बच क्या गया दोस्तों? तो आप बताओगे कि 100/9 माइनस 1/9 और माइनस 1 बच गया यहाँ पे, क्योंकि ये सभी कट गए, तो ठीक है। अब देखिए ये जो है कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब देखेंगे जस्ट इसके आगे क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो एलसीएम लीजिएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 99 माइनस 99, 9 तो एलसीएम, यहाँ पे 99 माइनस 1, यानी अब बताओगे इसे काटोगे तो 11 टाइम में 11 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10%। मतलब जो हमारा डिस्काउंट निकल के आया वो कितना परसेंट आया? अब बता देंगे 10%। मतलब उसे प्रॉफिट जो हुआ वो हम बताएंगे ना, क्योंकि डिस्काउंट तो 1% दे ही रहा है। करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर डी बनेगा आपका। देखिए कह रहा है किसी आवृत्त वितरण का बहुलक निम्नलिखित के सहायता से ग्राफ से निकाला जा सकता है। तो आइए हम लोग निकाल सकते हैं, देखते हैं किसके सहायता से निकाला जा सकता है, बताइएगा ऑप्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे आप, आयत चित्र से निकाला जा सकता है। किससे? तो आयत चित्र से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बताएंगे आप। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रैखिक समीकरण y = x द्वारा कौन सी बिंदु निरूपित हो सकती है? कौन सा बिंदु निरूपित हो सकता है? तो आप बताएंगे यदि इसका एक वैल्यू हो तो ये भी एक, 2 रखेंगे तो 2, यदि इसका 0 रखेंगे तो ये भी 0 आएगा, है ना। 3 रखेंगे तो 3, ऐसा हो सकता है। मतलब आप बताओगे क्या? ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, मतलब एक ही बच गया। ऑप्शन नंबर क्या? मतलब सेम होना चाहिए। जब x और y बराबर है तो सेम होगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पे हमारे पास कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल क्या दे रखा है? cos x। तो हमें x का वैल्यू बताना है। देखिए x का वैल्यू बताने के लिए हमें cos 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, अपॉन इसका भी करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ऊपर में -2 और ऊपर नीचे हो जाएगा 4। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, वो भी नहीं तो माइनस में आ रहा है, और इधर लिखेंगे हम लोग cos x, ठीक है। अब बताइए यदि हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो आप क्या बताएंगे कि माइनस माइनस 1/2 इक्वल जो हमारे पास बचा है cos x, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? तो आप बताओगे इसे यदि हम लोग लिखना होगा तो cos 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या? ठीक है, कि cos 90 का वैल्यू आता है 1/2, ठीक है ना, इस कारण मैंने लिखा। इक्वल हमारे पास cos x लिखा हुआ है। तो अब जब यहाँ से काटेंगे, इसमें से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? cos 120 डिग्री आ जाएगा, और इधर आ जाएगा cos। तो इधर cos से cos काटेंगे, मतलब x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 120। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है यूक्लिड के ग्रंथ द एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य हैं? कुल कितने साध्य हैं? तो कुल जो है आपके 465 साध्य हैं। ये आपको याद ही रखने होंगे दोस्तों। द एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य है? तो 465 है। कह रहा है x 0
किस अक्ष का निर्देशांक है? किस अक्ष का निर्देशांक है? तो आंसर्स बताएंगे एक्स अक्ष का निर्देशांक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताइएगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक है। अगला प्रश्न देखिएगा, द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0 के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल समान होने के लिए कौन सा शर्त जो है उपयुक्त होगा? कौन सा शर्त उपयुक्त होगा? देखिए, ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण है, इसके लिए कौन सा सही होगा? तो मूलों का योग आपको होना पता चाहिए कि माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए मीन्स आप रखोगे माइनस बी, यहाँ पे है माइनस क्यू है हमारे पास, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, मतलब सीधे क्यू लिखिए। ए क्या है? तो ए आप बताओगे पी है, मतलब क्यू बाई पी आ गया हमारा मूलों का योग। और मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए होता है ना, तो सी क्या है? तो सी आपका आर है, आर लिखिए। ए क्या है? तो ए आपका पी है। ये आ गया मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न कह रहा है कि मूलों का गुणनफल मूलों के योग के समान है। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पे रख सकते हैं कि ये जो है Q अपन P ये R अपन P के बराबर है। ठीक है, Q अपन P यहाँ पे लिखिए, Q अपन P इक्वल क्या है? यहाँ पे आप बता देंगे R अपन P के बराबर है, तो ये P कैंसिल हो जाएगा, मीन्स R इक्वल आप बताओगे Q आ गया। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R माइनस क्यू इक्वल 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ये R माइनस क्यू इक्वल 0 हो गया, तो आंसर हमारा क्या बना दोस्तों? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बस एक ही है, और वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है आपका। देखिए, कह रहा है कि गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है। दो मामलों में गुब्बारे के सतह के क्षेत्रों का अनुपात हमें बताना है, तो इसके क्षेत्रफल क्या होते हैं? तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे गुब्बारों का, तो कितने हो जाएंगे? गोलाकार गुब्बारा है, ठीक, त्रिज्या इतना से बढ़कर इतना एक हो जाती है, तो दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर इसका रखेंगे, आर स्क्वायर इसका, तो कितने हो जाएंगे? 164 होगा और एक होगा 144। काटिए इसको, 4 से काटेंगे 4, 4 छक्के 24, 4 से काटिए 4 के 12, 4 छक्के 24, ये भी कटेगा अभी 4 से 4 टाइम में, ये 4 से 9 टाइम में, मतलब 4 और 9 का रेशियो, 4 और 9 का रेशियो एक ही है। ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट आंसर। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण 25 सेंटीमीटर और शेष दो भुजाओं में से एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है, अन्य दो भुजाओं की लंबाई हमें बताना है। क्या हो जाएगा अन्य दो भुजाओं की लंबाई? तो देखिए, हम मान लेते हैं एक भुजा जो है x है और दूसरी भुजा कितनी है? तो x प्लस 5 है। कह रहा नहीं कि क्या है? दूसरी से 5 ज़्यादा बड़ी है, तो एक x है तो दूसरी कितना है? x प्लस 5 है। देखिए, जब हम लोग समकोण त्रिभुज में बाई पाइथागोरस रूल लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी होल स्क्वायर, एक्स प्लस 5 की होल स्क्वायर, ये करेंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा? तो इसके कर्ण के बराबर 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये 25 का होल स्क्वायर, बस यहाँ पे अभी इसे सॉल्व करिए, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, मतलब 5 दूना 10 एक्स हो जाएगा, और इक्वल में यहाँ पे 625 होगा। अब देखिएगा, ये एक्स और ये एक्स दोनों ऐड होगा, 2x स्क्वायर होंगे, ठीक, और यहाँ पे प्लस में 10x है, ये जाके उधर घट सकता है, तो कितने हो जाएंगे? 600। इसमें 2 का कॉमन हम लोग कर लेते हैं 2, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये बचेगा इधर 600। ठीक है, 2 से काटिएगा तो 300 आ जाएगा आपके पास, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 300, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल में 0 होगा। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, अब इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कितना हो जाएगा? तो 20 और 15 में गुणा करेंगे तो 300 आ जाएगा, और 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 20 रखेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स होगा ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि एक्स होगा, और प्लस 20 होगा, दूसरा हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 15 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे इससे वैल्यू, तो हमारा क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा, बट इससे निकालिएगा तो पॉजिटिव में, मतलब एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 15, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, तो एक्स की वैल्यू जब 15 आई गया है यहाँ पे,
तो दोनों भुजाएं हमें पता चल जाएगी। x का वैल्यू 15, एक कह रहा है कि उससे 5 ज़्यादा है, मतलब एक हो जाएगा 20। 15 और 20, आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 15 और 20 ऑप्शन नंबर कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, 15 और 20। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर 6x प्लस 4k इक्वल 0 मूलों का योग तथा गुणनफल समान है। यहाँ पे भी सेम वही कह रहा है, मतलब कि माइनस बी बाई ए इक्वल सी बाई ए दिया हुआ है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी मतलब -6 इक्वल हम रखेंगे किसके, सी क्या है हमारा, तो 4k है, इसके बराबर मीन्स के का आप वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 4 आ जाएगा, काट दीजिए इससे 4k, 2 टाइम्स में ये 3 टाइम्स, मतलब -3/2, ये किसका वैल्यू आ गया, के का, तो -3/2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका। देखिए अगला प्रश्न, कह रहा है यदि बहुलक माइनस माध्यक बराबर कितना है, 24 है, तो आपको बताना है माध्यक माइनस माध्यक का वैल्यू कितना होगा। तो कितना हो जाएगा, माध्यक माइनस माध्यक का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। हम लोग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस होता है 2 गुने माध्य, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे जब हमें फाइंड करना है माध्यक माइनस माध्यक के लिए, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग कि बहुलक तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे जो दे रखा है पहले हम लोग लिखेंगे बहुलक माइनस माध्यक इक्वल कितना है, 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुलक लिखे, बहुलक माइनस माध्यिका, ठीक है, बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने माध्यिका माइनस माध्य। अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास इसका वैल्यू कितना है, 24 है, तो 24 रखिए, इक्वल में ये हो जाएगा 2 गुने माध्य माइनस माध्यिका माइनस माध्य, 2 से काटेंगे तो 12, मतलब माध्यक माइनस मध्य का जो निकला है, माध्यक माइनस माध्य का वैल्यू कितना आ गया है, तो आप बता दोगे 12। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा, शांत या अशांत, ये बताना है आपको। तो क्या होगा, 11 और यहाँ पे 3 और गुने 5 लिख सकते हैं, तो ये कंफर्म है कि यहाँ से 0 तो आ नहीं रहा है, तो ये शांत तो होगा नहीं, और इनमें से कोई ऑप्शन होगा नहीं, और ये शांत आवर्ती है नहीं, यानी ऑप्शन से एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ये अशांत कंफर्म है। देखिए बहुपद दिया हुआ हमारे पास क्या है, बहुपद x² माइनस 2x प्लस 1 का एक शून्यक होगा, वो शून्यक क्या होगा, तो आइए इसका निकाल के देख लेते हैं हम लोग। क्या है, x² माइनस 2x माइनस 2x और प्लस में है 1 इक्वल में 0 है। अब देखिए यहाँ पे यदि हमें शून्यक निकालना है, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, पहले तो हम गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पे x² और 1 में गुणा करेंगे, तो क्या होना चाहिए हमारा x², आप ये भी कह सकते हो कि a और यहाँ पे ये b है ना, और -2 है, मतलब x -1 का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं इक्वल 0, तो क्या हो जाएगा a² प्लस b² -2 भी बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है, मीन्स इस स्क्वायर को हटा देंगे तो x -1 इक्वल 0 हो जाएगा, मीन्स x की वैल्यू कितना बता देंगे 1। तो हमें किसका वैल्यू निकालना था, शून्यक का योग, तो शून्य का योग नहीं, बस शून्यक निकालना था, तो x की वैल्यू हमारा क्या आ गया 1, यानी आंसर क्या बन गया हमारे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार जो है 15 dm है ना, 15 dm है, तथा इसकी ऊंचाई जो है 12 dm है। दुगुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका आधार जो है 20 dm के द्वारा दिया गया है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक त्रिभुज का आधार 15 dm, ठीक है ना, चलिए 15 dm यहाँ पे एक यूनिट है, ओके। अब देखिएगा कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार 15 dm है, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार और गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, तो यहाँ पे देखिए और एक और की है, कह रहा है यहाँ पे 2 गुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका आधार 20 और 20 dm है, तो हमें उसका क्या बताना है, ऊंचाई बताना है, ऊंचाई, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि ऊंचाई क्या है, और लेकिन इसकी आधार 20 है, और आगे कह रहा है कि ये 2 गुना के 15 और इसका कितना है, तो 12 है ना, यहाँ पे 15 और 12 काटिए, इस 2 से 2 कटेगा, और भी कुछ काटने वाला है, इससे काटेंगे 10 टाइम में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 3 टाइम में कटेगा, 5 से 2 टाइम में कटेगा, 2 से काटेंगे 6 टाइम में, यानी छौतिया कितना 18 होगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताएंगे आप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर
वह बिंदु क्या है जो 6, 3 और 3, 6 से समदूरस्थ है। तो वह बिंदु क्या है, समदूरस्थ की फॉर्मूला आपको याद करने होंगे दोस्तों, और याद करके बहुत ही सिंपल में आप बता दीजिएगा इसको। तो हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों इसका, यहाँ पे जैसे हम बताते हैं आपको, यहाँ पे एक पॉइंट ए डालते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट बी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट मेरा सी है। मतलब इस दोनों के बीच के डिस्टेंस है ना, दोनों इक्वल है। मतलब ए से बी जाओ तो उतना ही दूरी, और ए से सी जाओ तो उतना ही दूरी। क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि ये समदूरस्थ कहने का मतलब ये होता है समान दूरी। चलिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, ए बी का होल स्क्वायर और इधर भी ए सी का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जो दे रखी है वहाँ पे आप रखिए, इसका एक्स और इसका जीरो हमने लिया, ए बी स्क्वायर इक्वल रखेंगे ए सी स्क्वायर। अब बस यहाँ पे हम लोग फार्मूला रखेंगे, ए का वैल्यू तो इतना हमने लिख दिया एक्स और जीरो, बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 6 और 3 दिया हुआ है, और सी का भी वैल्यू दिया हुआ है 3 और 6। बस यहाँ पे रखिएगा। इसकी फार्मूला होती है कि x2 है ना, इसका और इसका होल स्क्वायर, प्लस में फिर करेंगे इसका और इसका होल स्क्वायर। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे 6 माइनस एक्स, आप यहाँ पे लिख के तभी बनाइएगा दोस्तों। एक्स हो गया, इसका होल स्क्वायर, प्लस लिखेंगे 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल लिखेंगे 3 माइनस एक्स की होल स्क्वायर होगा, और प्लस हो जाएगा 6 और माइनस 0 की होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आप ये देख रहे हैं कि a माइनस बी की होल स्क्वायर है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग सीधे 36, और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 6 दूना 12x, ठीक है। अब देखिए ये घटा लोगे तो कितने हो जाएंगे, सीधे आप बोलोगे 3 3 9, इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे भी सेम लिखेंगे 9 प्लस एक्स, और हो जाएगा माइनस 6x, ठीक है। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे, 6 का हो जाएगा 36, ओके ना। अब देखिएगा ये 36 इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा। और कोई करने वाला है तो देखेंगे आप, देखिए अच्छा यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस में, ये भी कैंसिल होगा। हमारे पास बच रहा है यहाँ पे माइनस 12x और माइनस 6x। तो आप माइनस वाले को एक जगह ले जाओ, और मतलब नंबर वाले को एक जगह, अल्फाबेट वाले को एक जगह। देखिए ये प्लस, ये भी प्लस, कैंसिल हुआ। तो हमारे पास बचा क्या दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है क्या, आप इसको इधर भेज देते हैं हम लोग, तो क्या बचेगा, इधर तो जीरो बचेगा, और ये घट के 6x आ जाएगा, है ना। मतलब x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, ये तो जीरो से डिविजिबल करेंगे तो जीरो ही, मतलब x की वैल्यू हमारे क्या आ गई, जीरो आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो हमने जो बिंदु माना था x का, क्या लिया था कि एक था x और एक था जीरो, मतलब अब उसे कहेंगे कि जीरो और जीरो कहेंगे, है ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, जीरो जीरो। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आप बताइएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह किसी त्रिभुज के तीनों कोनों हो सकते हैं। तीनों कोनों का योग आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो आप बताएंगे 180। जोड़ के देख लीजिए कौन 180 फुलफिल हो रहा है, तो आप देखेंगे 6 4 10 और एक 150, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए 13 और 8 कितने हो जाएंगे, तो आप बताओगे 21, ये भी नहीं हो जाएगा। ये देखिए ये 7 7 14 और 4 18, मतलब यही करेक्ट आंसर बन रहा है हमारे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा 180। देखिए कह रहा है कि एल और चौड़ाई डब्ल्यू, साथ एक आयत का परिमाप बताना है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखिए एल तो एल रहेगा, बी के जगह पे डब्ल्यू कह रहा है रखने के लिए, तो ऑप्शन नंबर कौन फुलफिल कर रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताएंगे, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 में से क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद का एक मूल 15 होगा। क्या घटाया जाए, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि परिणामी मूल जो होगा वो कितना होगा, 15 होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग पहले बहुपद लिखेंगे, क्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस है 30, है ना। अब देखिए इक्वल हम लोग इसको एक्स बी वाई जो भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। अब हम x की वैल्यू जहाँ पे रखना है उसे हम लोग 15 लेते हैं, कह रहा ना एक मूल 15 हो, ठीक है। जब 15 रखते हैं तब क्या आती है, देखिएगा तो 15 का होल स्क्वायर कितने होते हैं, 225 225, माइनस 15 और 16 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, तो 15 और 16 तो 240 आ जाएगा, और प्लस 30 है तो 30 रखेंगे। हाँ इक्वल में एक्स रखिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या आना चाहिए। तो इधर के आ गया, इक्वल 0 हो गया। अब देखिएगा इसको और इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे कि 255 हो जाएगा। इसमें से 240 घटा लीजिए, और माइनस के रहेगा, इक्वल 0। अब घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अब बता दोगे इसमें से कि 5 और ये 1 15, मतलब के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, आप बता दोगे 15 आ गई।
एक तो वैल्यू 15 था, दूसरा भी हमने फाइंड करा तो वो भी क्या निकला, 15 ही निकला। यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला देखेंगे, कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर x है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मान क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन दिया है तो हमें ये निकालना है, ठीक है ना। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक माइनस टैन है ना, ये वाली हमने लिखा सेक माइनस टैन इक्वल हमने y लिया, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस में दिया है, देखिए सेक और प्लस टैन इक्वल एक्स, तो आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस कट गया, मीन्स आप बताओगे तो सेक इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स और वाई होगा, क्योंकि ऐड होगा ना, एक्स और वाई नहीं, एक्स और वाई हो जाएगा, ऐसे ऐड होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू जो आया है ना, यहाँ पे चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इधर में हम लोग देखिए दोनों तरफ हम लोग गुना कर लेते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास सेक माइनस टैन हमने लिखा है क्या दोस्तों, वाई, और पहले से दे रखा है सेक और प्लस टैन इक्वल एक्स, यही ना दे रखा है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखेंगे दोनों तरफ समीकरण को गुना करने पे हमारे पास क्या निकलेगा, तो आप बता दोगे सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल हो जाएगा एक्स वाई, ठीक। दोनों तरफ हम लोग गुना करते हैं, मीन्स आप सेक माइनस टैन का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स वाई होता है। हमें निकालना क्या है, वाई की वैल्यू, क्योंकि एक्स तो उसमें दे ही रखा था, तो आप बता दोगे कि 1/x आ जाएगा। मीन्स आप बताएंगे क्या कि सेक माइनस टैन की वैल्यू क्या आ गई, 1/x। तो आंसर्स क्या बनेगा, 1/x। देखिए कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1/x। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा होगा। त्रिघात मतलब समझते हैं ना कि कोई भी पावर के उसके पावर कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, उसे त्रिघात कहा जाता है ना। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा है, तो वो ऑप्शन नंबर एक ही है और वो आपके सामने दिख रहे हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा इक्वल होगा 3/4, ठीक है, tan का क्या होता है, p/b होता है ना। आप देखेंगे यहाँ साइन 4 साइन माइनस कॉस थीटा और हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा, साइन का हम लोग या तो कॉस में चेंज कर लेते हैं या तो इसे हम लोग डिवाइड करके tan में बदलते हैं। तो साइन और कॉस को यदि हम लोग चेंज करते हैं tan में तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साइन को यदि कॉस में चेंज करना होगा साइन माइनस कॉस लिखते हैं, अपॉन किससे डिवाइड कर दें हम लोग, कॉस से डिवाइड कर दें, तो साइन और कॉस से डिवाइड करेंगे तो tan में बदल जाता है, इसीलिए हम लोग डिवाइड करा है। यहाँ पे 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिएगा और ये हमारे पास लिखा है 4 साइन थीटा और प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी कॉस से डिवाइड कर दिए इसे। चलिए अब इसे हम लोग थोड़ा इधर बनाते हैं। जब इसे हम लोग डिवाइड करें हैं तो क्या क्या निकलेगा हमारे पास, देखेंगे यहाँ पे निकलेगा, क्योंकि ये सभी tan में चेंज हो जाएगा तो आप लिख लो यहाँ पे 4 tan हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1, अपॉन हो जाएगा ये 4 tan और प्लस हो जाएगा 1। बस इसे सॉल्व करिए, तो 4 तो रखेंगे ही, tan की वैल्यू कितना है, तो आप बताओगे 3/4 है, माइनस 1/4 इंटू 3/4 और ये प्लस 1 है, ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, मतलब इसे काटिएगा तो 1/2 आ गया। 1/2 ऑप्शन नंबर है क्या हमारे पास, यस, ऑप्शन नंबर हमारा बी दिख रहा है 1/2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए अगला प्रश्न, यदि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, जिसमें सी बड़ा है डी से, तो इसका HCF क्या होगा हमें बताना है, जब आर क्या हो, 0 हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब सी बड़ा हो, है ना, तो सी को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, डी से, और आर क्या हो यहाँ पे 0, तब हमें बनेगा कि डी जो है ना ये सी का भाजक होगा, मतलब HCF जो आएगा ना वो क्या होगा, हमारा डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन है कि ए ने 45,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, कुछ समय बाद बी ने 54,000 का निवेश करके उसका साझेदार बन गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में 2 और 1 के अनुपात में बांटा गया है तो कितने महीने बाद बी उसका साझेदार बनेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं बी जो है 1 महीने बाद बनेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 12 माइनस 6, पूरे 12 1 साल का होता है तो उसमें से 1 घटा देंगे, मतलब उतने बाद वो बनेगा। रेशियो कितने में बांटा जाता है, ए और बी के रेशियो में इसका लाभ का बांटा जाता है। टोटल्स कितने हैं, तो ए ने 45,000 इन्वेस्ट करता है, 45,000 यहाँ पे लिखेंगे ए का, 45,000 ए का, ठीक है, और कितने दिनों के लिए, तो पूरे 12 मंथ के लिए।
अब आता है बी की बारी। बी 54,000 लेके आता है, लेकिन कि हमें नहीं पता, तो 12 माइनस एक्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब रेशियो कौन सा हो जाता है, तो 1 और 2 के रेशियो में बांटा जाता है। बस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। ठीक है, हमारे पास क्या क्या बच गए, तो आप सीधे से यहाँ पे लिखेंगे कि 2/1 है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2/1 और ये हो जाएगा 10 और ये यहाँ पे बच जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो 24 माइनस हो जाएगा 2x इक्वल हो जाएगा आपके पास 10। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो इधर प्लस में भेज देते हैं 2x को और इधर माइनस में, मतलब कि ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 14 इक्वल यहाँ पे 2x, 2 से काटेंगे तो 7, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई है। x की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू जब 7 आ गई है, हमने 12 माइनस एक्स करा था, तो आप समझ सकते हैं कितना आ गया हमारे पास, x की वैल्यू ही तो निकालना था कितने समय बाद, तो सीधे आंसर्स बन गया हमारे 7 महीने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखिए अगला कह रहा है क्या, 1 2 x 4 5 का माध्यक कितना है, 3 है, तो इसका माध्य हमें बताना है। चलिए, जब माध्यक दिया हुआ है 3, तो इसका हमें माध्य निकालने में कोई परेशानी नहीं है। ऐसे माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, मतलब n+1 होगा, क्योंकि विषम है इसलिए n+1 अपन 2, 2वां पद, तो 5 प्लस 1 करोगे तो 5 प्लस 1 मतलब 6/2, यानी कितना पद, तो तीसरा पद। तीसरा पद आप देखेंगे कौन सा है, 3, मतलब इसका x की वैल्यू कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। ठीक है ना, x की वैल्यू 3 आ चुका है। अब देखिए सभी को जोड़ लेते हैं, क्योंकि माध्य निकालने का सभी को जोड़ और बट्टे जितने नंबर होते हैं, 3 और 2 5, 5 और टोटल जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 3 12 2 14 1 15, यहाँ पे काटी 5 से 3 टाइम में, यानी आंसर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा। देखिए ये जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है ये कैसा है, परिमेय अपरिमेय क्या है, ये बताना है आपको। देखिए जब भी ऐसा देना, मतलब कि बार बार रिपीटेड रिपीटेड है, तो इसे परिमेय के रूप में आप लोग इंडिकेट कर सकते हैं, p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना। तो आंसर हमारे क्या बन जाएंगे, इसे हम लोग जैसे लिखना होगा p/q के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे आप देख लेंगे। 5.233, इसे कहने का मतलब है ना कि ये बार बार आ रहा है, 3 मतलब कि बार बार आ रहा है, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। रेकरिंग का मतलब ये है कि बार बार आ रहा है, तो इसे कैसे बनाएंगे हम लोग, तो 523 तो लिखेंगे ही पूरे, और माइनस क्या लिखेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसे घटा लेंगे, तो 52 पे नहीं है तो 52 घटा लीजिएगा, अपॉन में लिखेंगे 100। ठीक है ना, 100 और माइनस यहाँ पे 10 करेंगे। आप देखिए इसे करेंगे तो इसे घटाइएगा तो 471 आएगा, और अपॉन कितने हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 471/90 आ गया। तो इसे और भी छोटा कर सकते हैं, और भी छोटा, मतलब p/q के फॉर्म में आएगा ना सीधे एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए बन गया, समझ गए ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट जो सेशन आता है हम लोग का, वो विज्ञान आता है, तो आइए हम लोग विज्ञान को पढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन विज्ञान में, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है, इसका आधार क्या है, तो इसका आधार है तत्वों के परमाणु संख्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मॉडर्न आवर्त नियम के अनुसार जो है इसका गुण जो है परमाणु संख्या के आवर्त फलन के, मॉडर्न जो आवर्त सारणी है उसके तहत होती है, तत्वों के बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो आप बताएंगे ब्लैक, काला होता है। करेक्ट आंसर सी बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंगूर में कौन सा अम्ल जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है, तो आंसर बनेगा टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप आंसर बताएंगे पालक में पाया जाता है। तो आप बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों, देखिएगा गोल्गी, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है, गोल्गी निकाय स्थानिक रूप से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आंसर बताएंगे ईयर से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, ईयर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि ट्रिटियम निम्नलिखित में किसका समस्थानिक है, किसका समस्थानिक है, तो आंसर बता देंगे हाइड्रोजन का समस्थानिक है ट्रिटियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, उत्तक संवर्धन के द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधे को प्राप्त करने की उत्तम विधि क्या है, इसका उत्तम विधि क्या है, तो आंसर्स बता देंगे संवर्धन प्रवर्धन है ना, माइक्रो प्रोपेंशन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आवृत्ति को बेहतर वर्णन करता है, कौन आवृत्ति को बेहतर वर्णन करता है, आंसर्स देखेंगे ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए दोलन की कुल संख्या। आंसर्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है,
वाष्पीकरण का गुप्त ऊष्मा का उपयोग कहाँ पे होता है? तो आंसर्स बता देंगे। क्वथनांक पर द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल से निकलने में होता है। करेक्ट आंसर सी बताएंगे राइट आंसर। कह रहा है कि धांस रंध्र वाला पौधा होता है। धनसा रंध्र वाला पौधा कैसा होता है? तो आंसर्स बता देंगे नेरिलियम। नेरियम होता है मतलब कनेर का होता है। राइट आंसर डी बताएंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बताएंगे, या फिर डेसिमल में 0.7808 बताइएगा। लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो आंसर्स बताएंगे। लेंस की शक्ति का ऐसा ही डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बैक्टीरिया या फिर काई कहिए या मॉस कहिए और कवक में आम में क्या आम है, मतलब क्या कॉमन है? तो आंसर बताइएगा। इसमें कॉमन जो है कोशिका भित्ति की उपस्थिति, मतलब इस तीनों में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। आंसर ये करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा है किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान कितना होगा? आवेश का मान कितना हो जाएगा? तो आप आंसर बताएंगे। आई इक्वल क्या होता है? आई इक्वल होता है, यहाँ पे क्यू इक्वल जो होता है दोस्तों, सीधे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्यू इक्वल लिखेंगे आई टी होता है। देखिए तो हमारे पास दे रखा है कितना समय है, 2 मिनट है। एम्पियर कितना है? तो 1 एम्पियर है। ठीक। अब जो हमारा मिनट है इसे सेकेंड में चेंज करेंगे तो 120 सेकेंड, और कितना दिया है? 1 एम्पियर, गुणा करेंगे 120 कूलम्ब। आंसर्स क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है सिरका किसका विलयन है? सिरका जो है ये किसका विलयन है? तो सिरका विलयन है पानी में 5% से 8% एसिटिक एसिड का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? वैश्विक स्थिति अब पहला हो चुका है। आंसर्स ए करेक्ट आंसर बनेगा। दूसरा पे चीन जा चुका है। कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर्स बताइएगा। कल्पक्कम जो है नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर्स ए करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिएगा। कह रहा है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 सेकंड के बाद इसकी चाल क्या होगी? 2 सेकंड बाद इसकी चाल क्या होगी? तो यू कितना दिया हुआ है? तो आप बता देंगे 20 मीटर पर सेकंड। ए कितना दिया हुआ है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया है? तो आप 2 सेकंड बताएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि भी माइनस यू इक्वल क्या हो जाएगा? 80। लिखिए भी तो हमें निकालना है माइनस यू 20 दिया हुआ इक्वल ए कितना? 4 और ये कितना? 2, 4 दूना 8 हो गए, और ये जाके प्लस हो जाएगा 20 और 8 28, यानी 28 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। यहाँ पे जीवन का भौतिक आधार बताइएगा। जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है। आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? किसे माना जाता है? तो आंसर बताएंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG को माना जाता है। आंसर बी करेक्ट आंसर बनेगा आपका। कैपिटल जी का वर्तमान वैल्यू बताना है। कैपिटल जी का वैल्यू क्या होगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। स्मॉल जी का पूछे तो बताएंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में क्या है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 24 अक्टूबर को होती है। कब होती है? तो 1945। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। मोन्टेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मोन्टेस्क्यू मोन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो आंसर्स क्या बताएंगे? मोन्टेस्क्यू लिखे थे विधि की आत्मा, मतलब कानून की आत्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक फसल है? वाणिज्यिक फसल कौन सा है? वाणिज्यिक ये सभी है, तंबाकू है, सरसों है, जूट है, ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। आंसर डी करेक्ट आंसर बनेगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि मापनी में हर व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है? तो आंसर्स बताइएगा। धरातल की दूरी को। आंसर से बताएंगे धरातल की दूरी को। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा दिया कब गया? तो आंसर्स बताएंगे 1971 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा 1971। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? कहाँ पे है? असम में है। राइट आंसर ये बनेगा। कहाँ पे है? असम में है। हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में किस राज्य में नहीं गुजरता है?
इस राज्य में नहीं गुजरता है? तो आंसर बताएंगे महाराष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बताएंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में होता है लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो आंसर्स बताएंगे प्रशांत महासागर में। आंसर्स बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होता है? कौन से जिले में सबसे ज्यादा होता है? तो आंसर्स बताएंगे रोहतास में। और बिहार राज्य में दोस्तों शिक्षा के लिए जो है बिहार का केरल रोहतास को ही बोला जाता है। तो राइट आंसर डी बनेगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है? कब प्राप्त हुआ? तो आंसर बताएंगे 1993 में। आंसर ये बनेगा 1993 में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? मतदाता सूची का परीक्षण कितने सालों में होता है? 5 सालों में होता है। आंसर सी बताएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुई थी? कौन से उद्योग से शुरू हुआ था? वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था 18वीं शताब्दी में। आंसर सी करेक्ट आंसर बताएंगे आप। विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सबसे अधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? कौन सी शासन व्यवस्था में होती है? तो आंसर बताएंगे लोकतंत्र में। आंसर से बताएंगे लोकतंत्र। कह रहा है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है बताइए। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र है। चीनी उत्पादन में कौन है? महाराष्ट्र। पहले उत्तर प्रदेश था, अभी महाराष्ट्र आ गया। अभी गन्ना उत्पादन में सबसे आगे कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ? अलेक्जेंड्रिया जो है यह किस सागर के किनारे बसा हुआ है? तो आंसर बताएंगे भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ है। आंसर डी बताएंगे। आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? कितने सालों पे होती है? तो आंसर्स बता देंगे 10 सालों पे। कब से होता है? 1881 से होता है दोस्तों, है ना। सबसे पहले कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और रिपन से मतलब कि नियमित कर दिया गया प्रत्येक 10 साल में। क्या? और जो 10 सालों पे होती है दोस्तों, अभी तक तो 2011 के बाद अभी तक नहीं हुई है। और ये कब होगी दोस्तों? तो आपको बता दें 2026 में अगली जनगणना होगी, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? कितनी भागीदारी थी? तो आप बताएंगे 0.1068 थी। करेक्ट आंसर अपना राइट आंसर सी बताएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, 15वीं लोकसभा के लिए बात किया जा रहा है जो 2009 में संख्या आप देखेंगे तो कितनी थी? 59, मतलब लगभग 10%। और 17वीं में आप देखिएगा तो महिलाओं सदस्य 78 थी। और 18वीं में कितनी थी दोस्तों? 18वीं में भी लगभग 72 और 78 के बीच में थी। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? आपको पता होना चाहिए कब से कब तक था। तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कितने साल? 4 साल। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ? 1939 से शुरू हुआ। कल चला कब तक? तो 45 तक चला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? कौन सा मोटा अनाज है बताइएगा। तो आंसर बता देंगे बाजरा, रागी, ज्वार, ये सभी मोटे अनाज है। राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? सी करेक्ट होगा। कह रहा है UNO का कौन सा अंग पैलेस दी हेग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? बताइए कौन सा कार्य करता है। तो आंसर बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कहाँ पे है? द हेग में इसका मुख्यालय है। आंसर डी करेक्ट आंसर बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अगला जो सेक्शन आता है हम लोग का तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, मतलब रीजनिंग। कान नाक शरीर के बीच संबंध बताना है। कान नाक शरीर कौन सा ऑप्शन होता है? आपको खुद पता होना चाहिए कि कान तो अलग है, नाक भी अलग है, लेकिन ये दोनों शरीर में ही तो है। तो आंसर क्या बनेंगे हमारा? ये नहीं होगा, ना ही ये होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं दूसरा कौन सा है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर दिख रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। यदि काल से पहले का दिन, यदि कल से पहले का दिन मंगलवार था तो शनिवार होगा। तो शनिवार कब होगा? तो शनिवार होगा हम लोग का आने वाले कल के बाद का कल, है ना। करेक्ट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए प्रश्न में हमें बताना है क्या आने वाला है। यहाँ पे भवन, किराया, धन, तो क्या आएगा यहाँ पे? भवन, किराया। भवन के लिए हम लोग किराया देते हैं, तो धन के लिए क्या देते हैं? धन के लिए हम लोग ब्याज देते हैं। आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा।
कह रहा है कि 6 लड़के वृत्ताकार घेरे बनाकर खड़े हैं, ठीक है, वृत्ताकार घेरे बनाकर खड़े हैं 6 लड़के, 2 4 2 6। बी एफ के ठीक सामने खड़ा है, बी जो है किसके सामने खड़ा है, एफ के सामने। तो हम सपोज करिए यदि बी को हम यहाँ पे डालते हैं, ना, बी को सपोज करें हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो जस्ट इसके सामने एफ है, ठीक है, या फिर हम लोग यदि बी को यहाँ डालते हैं तो एफ यहाँ पे रहेगा, ये तो कंफर्म है, बी एफ के सामने। आइए आगे देखते हैं। डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे ई है, डी के दाईं ओर से, ठीक है ना, डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है, तो ई है, तो 1 और 2 यहाँ पे ई है, जो सी के बाईं ओर है, जो सी के बाईं ओर है, ठीक है, सी के बाईं ओर है, सी मतलब यहाँ पे है, तभी तो इसके बाईं ओर है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, सी के दाईं से दूसरे ए है, सी के दाएं से दूसरे कौन है, ए, तो मतलब यहाँ पे है। ई के बाएं तीसरे कौन है, ई, ई कहाँ पे, यहाँ, इसके बाएं तीसरा, तीसरा कौन होगा, 1 2 एंड 3, मतलब कौन से पूछ रहा है, इसके बारे में। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा सी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए संख्या जो है श्रृंखला में प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सी आने वाली है, 17 से 19 कितना बढ़ा है दोस्तों, तो आप बता देंगे 2 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब देखिए ये 17 19 23 29 31 ये सभी क्या है, ये सभी एक दोस्तों अभाज्य संख्याएं हैं। तो 17 19 23 29 31 के बाद क्या आना चाहिए, 33 तो होगा नहीं, 34 होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं, तो 37 होगा ना। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 37 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, डैश के रूप में निश्चित लापता संख्या हमें डालना है ना, यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 है ना, 5 में यदि हम लोग गुणा करते हैं 1 से तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा, ठीक है ना। 5 में और इसमें हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो कितना 10 आएगा, 10 में हम लोग 3 से गुणा करते हैं 30 आएगा, 30 में यदि 4 से गुणा करते हैं 40 आएगा, मतलब 120 आएगा, 120 में हमने 5 से गुणा करना होगा तभी तो कितने हो जाएंगे, 12 25 60, मतलब 600। ऑप्शन नंबर क्या बनेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या को हमें बताना है कि वह गलत कौन सा है, 4 से 5, 5 से 10, 18, 34, 59, 95, इसमें गलत कौन है ये देख लेते हैं हम लोग कि 4 से 5 कितना बढ़ा है, तो आप बता देंगे 1 बढ़ा है, ठीक है। 5 से 10 कितना बढ़ा है, तो इसमें 5 बढ़ा है, और यहाँ से 10 से ये कितना बढ़ा है, तो आप 8 बढ़ा है, ये कितना कुछ ज़्यादा है, 2 टाइम्स बढ़ गया क्या लगभग। तो इसे हमें बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे 1 जब बढ़ा है तो आपको देखिए जब यहाँ से 1 बढ़ा, ठीक है ना, यहाँ से 4 बढ़ा, मतलब कि ये हमारा 1 का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है ना, तो 1 बढ़ा, यहाँ से हम 2 का होल स्क्वायर करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 और 5 9, मतलब नेक्स्ट 10 में आ गया। यदि हम लोग यहाँ पे 10 रहता है तो हम लोग यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 करते हैं तो कितना आ जाएगा, जस्ट इसके आगे वाला आएगा ही आएगा, मतलब हमारा जो आंसर है यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। यदि 9 यहाँ पे फुलफिल करता है तो हमारा पूरे ये चलता है स्क्वायर वे में, मतलब ये और इसके बीच का दूरी जो है 1 का होल स्क्वायर होता है, और इसके बीच का दूरी जो होता है हमारा 2 का होता है, इसके बीच का दूरी 3 का होल स्क्वायर होता है। यदि यहाँ पे 10 नहीं बल्कि 9 होता है तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हमें बताना है श्रृंखला में आगे क्या आने वाला है, 3 7 3 4 7 8 11 12, तो आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए, कौन सी संख्या आनी चाहिए। देखेंगे यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ से 3 बढ़ रहा है, यहाँ से फिर 1 फिर 3 फिर 1 तो फिर 3, मतलब 12 3 15, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखेंगे कि इसमें दिए गए शब्दों के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है, वह शब्द हमें पहचानना है। कौन सा नहीं लिखा जाता है, तो देखिए PARAT, डबल ए आया है तो यहाँ पे भी ए है, क्या इसमें एक और है, तो नहीं है, मतलब ये हमें नहीं बनाया, वह बनाया जा सकता है ना, हमें बताना है कि कौन बनाया जा सकता है। तो ये तो काट दीजिए, ये नहीं बनेगा, ENTER है, ठीक है। दो दो ई है क्या, बिल्कुल यहाँ पे दो दो ई है, ठीक है। एन है एक क्या, तो एन अप है, ठीक है। आर है क्या, आर है, टी है, मतलब कि ये बनाया जा सकता है, सब बनाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है पेरेंट, पेरेंट के लिए पी है, ठीक है, ए है, आर भी है, ई भी है, एन भी है और टी भी है, पेरेंट ये भी बनेगा। आर देखेंगे नहीं लिखा जा सकता, सीधे हमारा यही ऑप्शन बन गया दोस्तों, हम लोग बनाया जा सकता है, यहाँ पे हमें लिखना नहीं बनाया जा सकता, तो आंसर ये बन जाएगा आपका। कह रहा है कि आगे कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या हमें बताना है कितने, टोटल काउंट करने होंगे, टोटल त्रिभुजों की संख्या बताने होंगे कितने हो जाएंगे। तो देखिए पहले एक को लेंगे और इसमें बता देंगे कितने हो जाएंगे।
टोटल कितने हो जाएंगे, तो आप बताओगे 2 और ये 2, 4 हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 हो गए। सेम इसमें भी 8, 8, 8 और 8 कितने हो जाएंगे टोटल, तो 24 हो गए। 24 हो गए ये, अभी तो हमने सीधे 24 नहीं, 24 और एक ये 25 हो गए, ठीक है। 25 एक ये कितने हो जाएंगे, 26 हो गए। 26 और एक ये कितने होंगे, 27 हो गए। 27 और एक कितने हो गए, 28 हो गए। टोटल कितने हमारे पास त्रिभुज निकल गए, 28। ऑप्शन नंबर क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अगला है सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सम्राट का क्या होगा, तो सम्राट का बता देंगे सम्राज्ञी। आंसर डी बनेगा। इनमें कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आंसर बताइएगा। अंग्रेजी लिपि रोमन जो है यहाँ पे क्या है, अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अंग्रेजी अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, ये हो सकता है ना। अगला देखेंगे, आत्मविश्वास शब्द में समास। आत्मविश्वास जो है इस शब्द में समास आपको बताना है, कौन सी समास है, तो आंसर बताएंगे तत्पुरुष समास है। आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है, आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए, आपकी दवा से वह निरोग हुआ, है ना, आपकी दवा से वह निरोग हुआ, यही बात सही है यहाँ पे। आंसर हमारा ए करेक्ट बन गया। आगे देखेंगे, संगम शब्द का संधि विच्छेद बताना है, संगम का क्या बनेगा, तो संगम शब्द का जो है संधि विच्छेद होगा हमारा समजोरगम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, समगम। अगला देखिए, जाकी रही भावना जैसी भूत मूरत देखी तिन तैसी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है, कौन सी काव्य गुण से संबंधित है, तो आंसर बताएंगे प्रसाद गुण से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला देखेंगे, वन सारथी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है, कौन सी अलंकार है इसमें, तो इसमें आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार है। अगला देखिए, मैं निज रोदन में राम लिए फिरता हूँ, शीतल वानी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में अलंकार हमें बताना है। देखिए, लिए फिरता हूँ, इसमें भी लिए फिरता हूँ, दो दो बार रिपीट हो रहा है ना एक ही बात को, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो आप बता देंगे विरोधाभास अलंकार यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला देखिए, कह रहा है कि इंद्रव्रज के 11वें वर्ण पर यति होता है, यह कौन सा छंद है, कौन सा छंद है, तो आंसर्स क्या बताएंगे, इस छंद का नाम है वर्णिक छंद। आंसर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। देखिए, संचारी भावों की संख्या कितनी है, संचारी भावों की संख्या बताइए कितनी है, तो आंसर्स बता देंगे 33 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा 33। गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्न का उत्तर देना है, ये गद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए, गद्यांश आपने बहुत बार पढ़ा होगा इसे। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी करता है, दक्षिण में हिंद महासागर इसकी चरण पकड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानों क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बहार भारत माता का है उपहार। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सपूत में बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर बताएंगे स। आंसर ये बताएंगे, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे। देखिए, कह रहे हैं क्या इसमें व्यंजना में कितने भेद है, व्यंजना में कितने भेद है, तो आंसर्स बताएंगे व्यंजना में टोटल 2 भेद है, कौन कौन से, शब्द व्यंजना और आर्थी व्यंजना। आगे देखेंगे, मौनो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामनी दामनी धन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी, इस पंक्ति में कौन सी अलंकार है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार बताएंगे, तो आंसर्स क्या बनेगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहा जाता है, तो आंसर्स बताएंगे वाच्य कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, वाच्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो आंसर्स बताएंगे विस्मयादि चिन्ह जो है यहाँ पे युग्म सही नहीं है। तो विस्मयादि का क्या होता है, तो आंसर बताएंगे विस्मयादि का ऐसे होता है ना, ये सही है, अल्प विराम सही है, पूर्ण विराम सही है और प्रश्न वाचक चिन्ह भी सही है, तो आंसर हमारा ए करेक्ट बनेगा। अगला देखिए, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है, तो कौन सा समास कहे जाते हैं, उस समास को कहते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास। आंसर्स क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, कह रहा है क्या, कम अंक आने पर शिक्षक ने उमेश से कहा, तुम तो बृहस्पति के अवतार हो, इस उक्त में शब्द शक्ति बताना है, तो आंसर्स क्या बताएंगे,
इसमें आंसर्स बोलेंगे आप व्यंजना, मतलब इसमें व्यंग बोल रहे हैं सर, है ना, कि तुम बृहस्पति के अवतार हो। आंसर्स बी करेक्ट होगा। देखिए, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, उपयुक्त में हमें पदबंध बताना है। क्या हो जाएगा पदबंध? तो आप बताएंगे कि यहाँ पे देखिए, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो आप बताएंगे यह संज्ञा पदबंध है। कैसी है? तो आंसर्स बनेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? वर्ण और मात्रा में अंतर बताइएगा। तो वर्ण और मात्रा में, वर्ण स्वस्वर अक्षर और मात्रा स्वर का है ना। आंसर्स क्या बनेगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो आंसर बताएंगे यमक। आंसर नंबर ए बनेगा, यमक अलंकार है। देखिएगा, यहाँ पे जो जगती जगती दो बार करा गया है ना दोस्तों, ये रिपीट करा गया, मतलब बार बार यहाँ पे अलग अलग भाव प्रकट कर रहा है दोनों, इस कारण जो है ये यमक अलंकार बनेगा। पदबंध में कितने भेद होते हैं? पदबंध में कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से? संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम होता है पदबंध, विशेषण पदबंध होता है, क्रिया विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है। अगला देखिए, कह रहा है बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन रोज बढ़ जाई में कौन सा अलंकार है? अब देख रहे हैं, बढ़त बढ़त, ये एक हाइपन दे रखा है, इससे कौन सा होता है? देखिए, मन रोज, यहाँ पे भी हाइपन, ये कौन सा अलंकार बनेगा आपका? तो रूपक अलंकार। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। देखिए, दौड़ धूप करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दौड़ धूप करने का मतलब है बड़ी कोशिश करना। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा आपका। ऑप्शन नंबर बताइएगा। क्वेश्चन आगे कह रहा है क्या? सढ़ सुधरहि सत संगत पाई, सढ़ सुधरहि सत संगत पाई, उक्त पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। कौन से अलंकार है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। कहने का मतलब है जब वाक्य में किसी खास ध्वनि का दोहरावा हो, है ना। सढ़ सुधरहि संत संगत, है ना, देख रहे हैं ना, संत संगत, है ना, ये दोबारा आ रहा है ना, तो इसीलिए इस ऐसे सौंदर्य को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है कि मैं पढ़ रहा हूँ, वाक्य का उदाहरण बताइए कैसा है? कैसा है ये वाक्य का उदाहरण? मैं पढ़ रहा हूँ किसी वक्ता, वक्ता मतलब कि जो बोलने वाला होता है, जो करने वाला, जो वक्ता का कथन, अतः ऐसे वाक्य जो कर्ता से शुरू होकर पूर्ण विराम के साथ अंत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं ना। आंसर्स क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।